नहीं, अभी बोला था। अब आ रही है? यस सर। तो आप लोगों को टेस्ट पेपर में डाउट है कुछ? यस सर। सर ये तो पहले वाला है। पहले वाला? सर ये पिछला टेस्ट है। पिछला टेस्ट। मेरे पास तो यही है, 13 जुलाई को। एक मिनट। सर ये लास्ट टेस्ट है। सर ये नहीं है। एक मिनट, आगे तो देखो अभी। जुलाई का तो यही था। ये नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट? ये? हाँ हाँ सर। सर ये है। हाँ, तो फिर वो तो दूसरे सब्जेक्ट का था। केमिस्ट्री का पहले वाला था। अच्छा, हो सकता है उन्होंने उसके साथ मैच कर दिया। यहाँ से तो है ना तुम्हारे, वही तो मैंने कहा क्या हुआ। किसमें डाउट था बोलो? 31। सर 28। सर 30। हाँ, 1/1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मास चार्ज is projected with a speed of this। हाँ, तो ये जो स्पीड है, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो लेना था क्यूबीवी में। और तुमने लिया होगा साइन थीटा, इसलिए गलत हो गया। किसका डाउट था? सर मेरा। नाम बताएंगे। नाम मुकुल। है? नाम सर बोलो। मुकुल। मुकुल, हाँ मुकुल, बोलो क्या डिफिकल्टी थी। सीधे सीधे क्वेश्चन है। आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। उसमें जो एम वी लोगे वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। तो वी कॉस 60 लिया था तुमने, ये बताओ मुझे, कि वी साइन थीटा ले लिया था? सर कॉस्टली आता है। तो फिर रेडियस ही आएगी। और टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई आर अपॉन वी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा हेलिक्स है या फिर सर्कल है? ये वेलोसिटी से पता चलेगा। वेलोसिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी एक होगी और एक उसके परपेंडिकुलर है। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना। ये एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री पर है, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उसकी वजह से तो सर्कुलर मोशन होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से हेलिक्स बने। ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, और नेक्स्ट बोलो।
सर 26। 26 कह रहा। किसका डाउट है? सर राजा। राजा, ये तो डीपीपी में भी डिस्कस किया मैंने, है ना। साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा होगा D/R। D/R, डी गिवन है, रेडियस निकाल के D/R से निकाल देंगे। अब बताओ रेडियस आर निकाल। एम वी बाई क्यू बी से निकलेगा। हाँ, आर में जो एम बी, ये आप किसी का माइक ऑन है। आर एम बी की जगह रखोगे √2m के ठीक है सर, मोमेंटम। समझ गया। और जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी की जगह रखोगे चार्ज इनटू ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको वोल्ट में चेंज करोगे, किलो वोल्ट है ना ये। क्लियर है? यस सर। हाँ, और बोलो, और किसका डाउट है? 31। सर 30। पहले 30 आ रहा है तो पहले 30 ले। 30 स्टूडेंट नाम बोलो, डाउट वाले स्टूडेंट। सर तुषार। सर तुषार। तुषार, अच्छा। हाँ तुषार, बताओ क्या डिफिकल्टी है? सेम काइनेटिक सर, एनर्जी है। हाँ, सर तो बी सर आएगा। समझ नहीं आया। समझ गया, रेशियो ऑफ रेडियाई निकालनी है ना। तो R = mv/qb। यस सर। और mv को सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो mv को रखोगे √2m के, जिससे काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर सके। ओके सर। किया था हमने ऐसा। यस सर। तो रेडियस ये आएगा √2m के अपॉन qb। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन q सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सेम है। तो बताओ r किसके प्रोपोर्शनल आ गया? √me/mp। हाँ, √m। R ∝ है ना, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके सर। हाँ, 31 किसका डाउट है? प्रियांशु। किसका? प्रियांशु। प्रियांशु, हाँ प्रियांशु, बताओ क्या डिफिकल्टी आ रही है? प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन दिस टुवर्ड्स वेस्ट। तो जब रेस्ट पे रिलीज करेंगे तो उस टाइम खाली इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, है ना, वेलोसिटी नहीं है। तो इसलिए जो फोर्स होगी Q × E = ma, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और सर डायरेक्शन? जिधर एक्सलेशन है फोर्स भी उधर ही होगी ना, QE। ओके सर। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आ गया। और व्हेन प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी रहा है और साथ में मैग्नेटिक फोर्स और लगी। तो एम ए तो ये लग रहा था, 3ma, ये दोनों मिलाकर है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 2ma लग रही होगी। यस सर। तो इसलिए 2ma से ये भी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यस सर।
प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन देख लेंगे। बी नॉर्थ की तरफ जा रहा है चार्ज, ईस्ट वेस्ट, और चार्ज आ रहा है नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड है बी क्रॉस बी, तो वेस्ट की तरफ फोर्स आएगी, इसलिए डाउनवर्ड आ रहा है, उससे डायरेक्शन आ जाएगी वेस्ट से। सर नॉर्थ को अपमान है यहाँ पे। अप नहीं है, अप नहीं है। जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। ओके। वो जो हम मैप में नॉर्थ, हमें ऐसा लगता है नॉर्थ मतलब ऊपर जा रहा है, वो ऊपर नहीं है एक्चुअल में। वो जो मैप होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ना। ओके समझ सर। गए? हाँ। डाउट क्लियर है 31? यस सर। हाँ बोलो नेक्स्ट। किसमें डाउट है बताओ। सर नीचे करते रहो, एक क्वेश्चन की फिगर से आ जाओ। सर एक ये वाले। सर्कल टाइप बना हुआ है उसमें एक डाउट है। सर इसमें डाउट है 33। 33 में लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सर आंसर उसका मिसमैच हो रहा था मेरे को। नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। देखो इस वायर की वजह से, ये जो वायर है इसकी वजह से कितना होगा बताओ मुझे। वायर 1 किसका डाउट था वो बताओ मुझे जल्दी से। इस वायर की वजह से कितना होगा फर्स्ट वायर की वजह से? 0। 0। और सेकंड वायर की वजह से कैसे निकालेंगे? सर आई का कंपोनेंट ले लेंगे क्या? नहीं, आई का कंपोनेंट, आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सर तभी नहीं होगा मेरे। हाँ, ये आपको क्लास में बताया था, भूल गए आप। इसको ये एक्सटेंड करोगे यहाँ पर, यहाँ तक एक्सटेंड किया, यहाँ पे दो वायर लगाएंगे हम, यहाँ से यहाँ, एक इसकी डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में। बी से इस वायर के लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, यहाँ से। सर एक बार ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ करने वाला जो वो था ना, चेंज हो गया वो ऑप्शन, अब ड्रॉ नहीं होता इसमें, कुछ गड़बड़ हो गई। ये ड्रॉ जो है सही से ड्रॉ नहीं होगा, ये कोशिश करता हूँ। हाँ, डैश डैश करके कर दूँ। चलो, ये वायर था ना, तो इसको यहाँ पे निकालना है। इस वायर को एक्सटेंड कर दिया हमने, हमें पी पॉइंट पे निकालना है। ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 था ना, ये भी 60 हुआ, तो ये वाला यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे दो वायर लेंगे, एक तो ये, अब ये कंटिन्यूअस हो गया यहाँ से लेके अप टू इंफिनिटी, एक तो इसकी वजह से आ गया कितना, म्यू नॉट अपॉन 4i अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर। ये तो आ गया इस पूरे अप टू इंफिनिटी इनफाइनाइट वायर की वजह से, माइनस यहाँ पे हम एक दो वायर लगाएंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, और ये जो छोटा वाला वायर है उसकी वजह से आएगा। वन तो मैं इसकी वजह से लिखा हूँ, बड़े वायर की वजह से, माइनस में साइन 30, ये 30 डिग्री है ना, साइन 30 प्लस इधर वाला साइन 0। तो ये छोटे वाले वायर की वजह से अलग से भी लिख रहा हूँ, यू नॉट टू आई अपॉन सर आर। पर इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। कौन बोले? सर मैं? आपने फर्स्ट वाले के लिए सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाया है। हाँ, ओके सर। किसका मैच नहीं कर रहा भाई? मयंक? सर बट इसमें तो लॉन्ग बोला, इनफाइनाइट तो बोला ही नहीं है।
लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, लॉन्ग का मतलब ही इनफाइनाइट वायर है। कब तक लॉन्ग? ओके सर। और अगर इनफाइनाइट नहीं लूँ चलो, तो दूसरा एंगल क्या लोगे बताओ मुझे। सर वही तो सर, क्योंकि हमें एक मिड पॉइंट भी दे हाँ, रखा तो है। लॉन्ग का मतलब यही होता है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वायर, ठीक है। ओके सर। तो जो छोटा वाला पार्ट है यहाँ पे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेंगे, इसकी वजह से निकाल के माइनस कर देंगे जो कि अपोजिट होगा। और ये sin 0 प्लस sin 30, एक तरफ 30 है और दूसरी तरफ इधर जो एंगल है ना, इधर वाला यहाँ पे, ये 0 डिग्री है। यहाँ इधर इधर कुछ है ही नहीं, तो खाली sin 30 आएगा और इसको माइनस करेंगे। आर की वैल्यू हमने ठीक नहीं ली होगी, ये आर है, ये 30 डिग्री है, तो आर cos 30 लेंगे ना, ये हमने आर ठीक से नहीं लिया, जिनका आंसर मैच नहीं करा। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, और कौन सा डाउट है बोलो। ये सर यही वाला 38। 37 वाला भी। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। फिर बस यहाँ पे करंट कैसे निकालेंगे, बाकी सब तो दिया हुआ है। हाँ, करंट निकालने के लिए चार्ज अपॉन टाइम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, और एक रोटेशन का जो टाइम होगा वो निकाल लेंगे। समझ गए? तो मतलब एक्सप्रेशन क्या बनेगी, जो मतलब बाद में निकल के आएगा। नहीं तो क्यू बाई टाइम तो इससे निकाल लोगे, इतने रोटेशन एक सेकंड में, तो एक रोटेशन का टाइम इसका 1/f हो गया, इसका उल्टा, ओके है सर। ना। तो क्यू या क्यू इंटू एफ कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही बात हो गई। ये 1/t के बराबर है ये, तो क्यू इंटू 1/t, तो करंट आ गया। और फिर करंट की वजह से सेंटर का फॉर्मूला लगा लेंगे, सर्कुलर आर्क की वजह से, सर्कुलर कॉयल, ठीक है। ठीक है सर। सर 38 का क्या होगा? 38 का यार, सर इसमें डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रही थी यस ए सर, और सर B इसके ऑप्शंस में थोड़ा ऐसा लग रहा है गड़बड़ी, मतलब सर इसके सर इनसाइड डायरेक्शन में आउटसाइड कंप्लीटली इनसाइड आ सही रहा आ था। गया था सर, बस डायरेक्शन में हो रहा था। सर यस सर। इनसाइड आ रहा था, सर लेकिन ए या इनसाइड बी का में से कोई ऑप्शन था, लेकिन डायरेक्शन की वजह से पता ही नहीं चला कौन सा होगा ऑप्शन। ये डॉट यस सर। मतलब अपवर्ड डॉट लग रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे सर डॉट उसके मतलब लेफ्ट होगा। में इनसाइड वाला क्रॉस भी तो है। ये यस क्रॉस सर। कहाँ है? कहाँ है क्रॉस? ये क्रॉस कहाँ है ये? सर ये क्या है सर वो फिर? हाफ क्रॉस ये बना हुआ क्रॉस है, वो तो नहीं है कवर है ये, वो दूसरे से। सर क्रॉस तो क्या नहीं है है सर ना। वो फिर? वो वो क्या है सीधे सर? निकालो। सर ये डायरेक्शन बता सर रहा वो है ना क्रॉस आधा कटा हुआ है सर वो। सर ऐसा लग यस रहा था सर। सर ये क्रॉस है, उसके ऊपर ओवरलैप हो गया ये इनसाइड वाला, तो ऐसा लग रहा था यस ये सर। जो ओवरलैप वाला वो नीचे का ऑप्शन है। अभी देखता हूँ इसमें। सर बाकी इनसाइड फील्ड ही आ रही थी इसकी तो। हाँ, तो वैसे भी तो इनसाइड ही आ रही है ना, तो ये तो सर ऑप्शन लगा इनसाइड दो। ये वाला सर ऑप्शन इनसाइड आ भी। रही है, लेकिन ए और बी में से सर मतलब हाँ हम तो कंफ्यूज हो गए ना। हाँ, पर मैं ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है। इसमें इनसाइड है या आउटसाइड, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्या? सर नहीं सर, सर ऑप्शंस में कंफ्यूजन तो हो फिर, रही है। हाँ ऑप्शंस में वो कंफ्यूज हो गए थे हाँ सर वो। हाँ, वो सही है कि ऑप्शन और अच्छा होना चाहिए, ये इन्होंने सही नहीं बना रखा, ये ओवरलैप हो रहा है, वो सही है, ठीक है। तो ये क्रॉस करके देना चाहिए था, ये अलग नीचे आना चाहिए, ये सर एक इसका इधर आ ए रहा में है। इनसाइड था ना मतलब। हाँ, ए में इनसाइड है, यही आंसर यही है। सर एक बार 32 और 33 बता दीजिए।
हाँ 32 ऊपर। ये 33 तो अभी डिस्कस किया नहीं दे 32 सर 32। particle having mass this carries a charge this particle is given initial horizontal velocity in the presence of electric field and magnetic field. Keep the particle moving in a horizontal direction. It is necessary that सर ऐसा नहीं हो सकता तीनों पैरेलल हो जाए? तीनों पैरेलल हो जाएंगे तब भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा बी ऑप्शन में। यस सर, इसमें बी और सी दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे। यस सर, उसमें अनएक्सेलरेटेड भी होना चाहिए था, तब वो सी होता। keep the particle moving in a horizontal direction. P and E are mutually perpendicular and perpendicular to direction of velocity. हाँ, इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगी और इस वाले में एक्सलेटेड होके तब मूव करता रहेगा वो। अब हमें इसमें से बेस्ट फाइंड करना है, मतलब जो सब में लगेगा, इसलिए सी वाला तो लगेगा ही लगेगा सब में। हालांकि सर वहाँ पे क्वेश्चन में तो सिर्फ बी भी हो रहा है ना, क्वेश्चन के हिसाब से तो बेस्ट तो वो भी है सर, हॉरिजॉन्टली जाएगा, उसके स्कोप ही नहीं और कुछ जाने के लिए। P and E should be along the direction of velocity. हाँ, इसमें लिखा होना चाहिए था velocity constant रहे, with constant velocity. सर मल्टीपल में दोनों ऑप्शन जाते हैं ना इसके। हाँ, मल्टीपल में। सर बल्कि अगर बी और ई दोनों पैरेलल होंगे वेलोसिटी को, तो ई को हमारा v इंटू बी होना पड़ेगा, तभी कैंसिल करेगा ना वो, वरना तो होगा ही नहीं कैंसिल। तो बी ऑप्शन सर मोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर। नहीं नहीं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्यू बी क्रॉस बी। यस सर, और उसका जो अपोजिंग फोर्स होगा क्यू ई, जो कैंसिल करेगा उसे। हाँ सर तो मतलब नेसेसरी नहीं हुआ ना सर ये, सर मतलब तो बी ऑप्शन मोर एक्यूरेट नहीं हुआ इस हिसाब से, क्योंकि ये हमेशा कैंसिल तो करेंगे नहीं एक दूसरे को। बी और बी के परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा ही कैंसिल करेगी ना, वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर तो आ गया बी और ई। मैं सर ये कह रहा हूँ सर, जो हमारा अगर नीचे की तरफ मतलब फोर्स एक लगेगा बी का, वो क्यू वी बी लगेगा। हाँ, तो वो जो फोर्स लगेगा वो बी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ही एप्लीकेबल हुआ ना ये। अच्छा, हाँ, वो तो बात सही सर है कि इसमें और कैंसिल करने वाला फोर्स नहीं होगा क्या कोई इसमें, मतलब बी और ई कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को? ये कैंसिल हो गए ना, क्यू बी बी की वजह से जो फोर्स आई वो तो बी के परपेंडिकुलर आ गई। हाँ अब बी के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, तो सर जो फोर्स जो लगेगा दोनों का कैंसिल होगा ना एक दूसरे से, कैंसिल होगा। क्यू वी बी और क्यू ई। हाँ, तो सर ये केस हमेशा थोड़ा ना पॉसिबल है कि वी बी इज इक्वल टू ई होगा हमेशा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इस लैंग्वेज के हिसाब से तो सही है ना, हमेशा नहीं होगा। नहीं, ये ऑप्शन अगर लेते हैं तो हमेशा ही ऐसा होगा ना। मतलब इसमें नेसेसरी पूछा है ना सर, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, नेसेसरी में भी ये हमेशा सही होगा ना, ये इट इज नेसेसरी दैट, ये वाला अगर सही मान ले तो हमेशा ही ऐसा होगा ना, वेलोसिटी अनडेविएटेड रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ऑलवेज। वायलेशन बताओ मुझे इसमें सी में। सर नहीं सर, मुझे बस ये डाउट आ रहा था सर, इसमें हाँ, पूछा था कि हमारा जो वो था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए, और वो नेसेसरी कौन सी कंडीशन है?
तो सर नेसेसरी ने- कंडीशन में तो ये ऑप्शन नेसेसरी में ये स्टेटेड, है, नहीं ये तो ये भी हो सकती है पर नेसेसरी नहीं है कि बी और ई डायरेक्शन और वेलोसिटी के अलोंग हो तो भी होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है ये वाला तो जरूरी है। तो ये अगर हम ले लेते हैं नेसेसरी कंडीशन तो हमेशा ही अनडेविएटेड जाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। सर तो बी में कौन सी वेरिएशन आएगी, मतलब कौन सा ऐसा केस आएगा कि जिसमें डेविएशन होगी? नहीं, उसने पूछा नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी ये वाली तो कंडीशन नहीं हुई ना, इसमें वेलोसिटी वेरिएबल हो रही है, वेलोसिटी का सर तो मैग्नीट्यूड वेरिएबल का हमारा कोई केस ही नहीं है ना, हमें तो हॉरिजॉन्टल में चाहिए वेलोसिटी, वेरिएबल तो हमारा कोई है ही नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, तो इसमें स्पीड चेंज हो रही है और सी वाले में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसमें तो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, इसमें स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। हालांकि उनको मेंशन करना चाहिए था वहां पे कि कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि सर उससे तो दोनों, इसका आंसर क्या होना चाहिए आंसर इसका सी है फिलहाल, लेकिन फिलहाल? हाँ, और उन्हें और स्पेसिफाई करना चाहिए था। और बोलो कोई डाउट? सर 45। 38। एक 38 आने, 38 हो गया। 38 अभी डिस्कस किया था। 38 दोनों की वजह से निकाल कर वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। ओके सर। एक में ये 3 पाई/2 ले लेंगे और एक में पाई/2 है, इसके लिए 2r के लिए पाई/2 और इसके लिए 3 पाई/2। डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, ये गलत बन रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये करेक्शन होना चाहिए। और बोलो। 48। मैंने सर 45। एक हाँ, किसका डाउट है 45? सर मयंक। हाँ, मैं तो बाकी लोग बताएंगे मुझे कैसे क्या, बताओ मुझे। करंट आई फ्लोज इन स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड दिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लूप इज नाउ फोल्डेड अबाउट इट्स मिडल such that half of it is in the vertical, मतलब हाफ हॉरिजॉन्टल हाफ वर्टिकल, चेयर की तरह बना दिया सेकंड केस। तो दोनों केस में μ1 μ2 का रेशियो निकालना है, बाकी लोग बताएं मुझे कैसे किया जिन्होंने किया है। 45 किया है किसी ने? क्लास किसी ने नहीं किया? यस सर। हाँ या ना? तुमने किया है या नहीं किया है ये बताओ। नहीं सर। एक तरफ आएगी तो चारों को ऐड कर देंगे। μ1 बताओ कितना आया, क्रिस्ट बोल रहे हो तुम, बताओ μ1 कितना आया? क्रिस्ट बता रहे हो तुम? क्रिस्ट द जेंटलमैन बता रहे हो या नहीं? कोई नहीं बता रहा। ये तो बता रहे हो मुझे मेथड? सर उसका शायद नेट नहीं आ रहा, उसकी आवाज नहीं आ रही सही। देखो ये स्क्वायर का टोटल एरिया ए मान लिया मैंने, तो पहले कितना होगा I/A, ठीक है। और सेकंड केस में ये दो वायर अटैच कर लेंगे, मान लो करंट ऐसे आ रहा है इसमें, एक वायर ऐसे लेंगे जिसमें करंट इधर ही जा रहा है और एक वायर इसके
जस्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। अब ये दो प्लेन बन गए। इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट IA/2, ठीक है मयंक, ठीक है। यस सर। और इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा इसका? ऊपर ऊपर। ऊपर, IA/2। तो इनका रिजल्टेंट IA वेक्टर सम कर दिया। ये आ जाएगा IA/√2। IA था हमारा μ1, ये हमारा μ2 का मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसलिए μ1/μ2√2, ठीक है। क्लियर है डाउट? यस सर। सर ये सर लग रहा था सर ऐसे ही होगा सर, लेकिन बीच वाले का कंफ्यूजन हो रहा था, बीच वाला जैसे कंप्लीट नहीं हो रहा था ना लूप। हाँ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वाले भी और प्रैक्टिस करने कोशिश। और कोई डाउट है आगे? सर 48। सर ये तो हो गया। किसका डाउट है? मयंक का। यस सर, सर कुछ और आ रहा था इसका। बताओ क्या क्या आया था, क्या डिफिकल्टी है बताओ। तो मेरा 0.35 आ रहा था आंसर सर, पता नहीं क्यों। सर मेरा भी। कौन है ये? मेरा भी। दूसरे वाले कौन है? सर ध्रुव है। ध्रुव। पॉइंट में ही आ रहा था सर मेरा तो, अजीब से ही आंसर बिल्कुल। अच्छा देखो, ये चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड विद V नॉट परपेंडिकुलर टू इट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। एक्स हमें ये थिकनेस दी है, x/r से साइन थीटा निकाल लेंगे। यस सर। कितना कितना आ गया? x/r से ये आ रहा है साइन थीटा, x/r, आर इधर ले गए, साइन थीटा √3/2। सर ठीक है कितना? 5/3। हाँ 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री आएगा। यस सर। सर इसे फिर ब्रेक करेंगे क्या? वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये v2 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है, v2 माइनस v1 तो निकाल सकते हैं हम। निकाल सकते हैं क्या? नहीं। सर V2 कैसे आएगा सर? v2 ये है, ये रहा v2। वेलोसिटी तो सेम ही है, डायरेक्शन चेंज होगी ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। सर तो उसका साइन वाला कंपोनेंट भी लेंगे क्या? अभी कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो ठीक है। यस सर, यहाँ तक तो हो गया था। हाँ अभी देखो, 1 सेकंड में कर दूंगा, कुछ करना नहीं। ये है v1, हॉरिजॉन्टल था ना, हॉरिजॉन्टल बना लिया मैंने। और ये वाला वेक्टर है v2 60 डिग्री पर। अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो v1 प्लस दिस वेक्टर बराबर v2, तो ये चेंज v2 माइनस v1 आ गया, ये वाला वेक्टर। ये बताओ मुझे, ये समझ में आया?
नहीं बोल रहे यार। नहीं आया सर। यस सर, सर आ गया। इसको V3 वेक्टर मान लेता हूँ। V1 प्लस V3 बराबर V2 आ जाएगा। यस सर। तो V3 बराबर V2 माइनस V1, चेंज इन वेलोसिटी आ गया V3। यस सर। और ये डायरेक्टली आ रहा है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है, बी बी मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये भी 60 60, तो ये सीधे बी आ गया ना चेंज। ओके सर। ये तो एक मेथड हुआ, दूसरा भी बता रहा हूँ। अगर इसको यहाँ पहले इससे समझ में आ गया, 60 60 से बी आ गया, ये मैग्नीट्यूड, ये समझ में आ गया। नहीं, यस सर आ गया सर। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, 0 होगा सबका सम। हाँ ये 60 60, 60 ये भी 60। 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन अगर नहीं बन रहा हो तो भी ये इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये V है, ये 30 डिग्री है, ये V साइन 30, ये भी V साइन 30। इससे भी आ गया था 2V साइन 30, ये चेंज आ गया मैग्नीट्यूड। और सिंपल V2 माइनस V1 वेक्टर लेके कंपोनेंट लेके करते तो भी यही आंसर आता, कैसे भी करते आंसर यही आएगा। ओके सर। ओके सर। हाँ क्लियर है। ये जरा फास्ट आ रहा है। अब आईजे में लोगे तो थोड़ा लेंथ हो जाएगा, क्योंकि कॉस कंपोनेंट भी आ जाएगा, साइन भी आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, नेट वही आ जाएगा। सर अच्छा, अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं फिर दोनों का कैसे करते सर, एक बार बता देना सर। कंपोनेंट से किया था हाँ मेरा 0 हाँ, उससे भी कर लो। तो बी कॉस, देखो बी, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बी कॉस 60, तो इधर V/2, ये V साइन 60, बी √3/2, और ये है V2, इसमें से ये वाला माइनस करते तो इसको, ये ऑपोजिट V हो गया। तो V और V/2 का तो V/2 आ गया इधर। ओके सर, अब समझ आ गया। ठीक है, इधर V/2 लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन हाँ चेंज तो होगा अब बस। ये V/2 और V√3/2 दो कंपोनेंट सेम आ गया ना, V का ही तो कंपोनेंट है, इनका रिजल्टेंट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट भी था। तो इनका स्क्वायर कर लो, V²/4 प्लस 3V²/4, 4V²/4 हो गया। यस सर। हाँ सर एक 49 लास्ट बता दीजिए। एक square frame of side this carries a current this, the same perimeter as the square। ये मेरे में इनकम्प्लीट है पर मैंने चेंज करा दिया था, यानी कि सेम लेंथ हो और हम उसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, स्क्वायर नहीं, सेम पेरीमीटर जैसे स्क्वायर है उसे हम सर्कल में कन्वर्ट कर दें, है ना, ये था क्वेश्चन। तो उससे रेडियस निकाल लेंगे, 2πr इक्वल टू 4, इससे रेडियस आ गई। किसका डाउट है ये? सर इसका आंसर 2 आ रहा था सर मेरा। नहीं, पहले समझ लो स्क्वायर फ्रेम की ओके सर, समझ आ गया सर, करके देख लिया हाँ मैंने, अभी आ गया मेरा। हाँ, पहले स्क्वायर फ्रेम लिया, उसके तो यही किया था। कैलकुलेशन मिस्टेक की, फिर सेम पेरीमीटर एज द स्क्वायर, तो 2πr पेरीमीटर बराबर 4, इससे रेडियस आ गई। अब सेम करंट है उस,
तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, दोनों का रेशियो निकालोगे तो फिर जरूर आएगा आंसर। ठीक है, 49 क्लियर है सबको? यस सर। यस। हाँ, और कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सब? यस सर। मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, एक ये क्यूरीज लॉ भी इम्पोर्टेंट है, ये और देख लेंगे। क्यूरीज लॉ, तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम। याद आ रहा है हमें ये क्या क्या थे? भूल गए लग रहा काई वाला किया तो था। है। हैं? काई वाला सर किया था, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। हाँ तो बताओ मुझे क्या था, एच क्या था? भूल गए। एच इक्वल टू एन आई, एम्पियर टर्न। ठीक है, और एम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब याद आया? यस सर। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अभी डिस्कस करूंगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी जो हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी इसी को बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, और एम बाई एच की वैल्यू तो हमें पता है, ससेप्टेबिलिटी है काई एम। तो ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है, इसे हम क्यूरीज लॉ कहते हैं, ये क्यूरीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो काई एम यानी ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। और ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये इन्होंने एम और एच बाई टी में ड्रॉ किया है, इसलिए इनिशियली ये स्ट्रेट लाइन होता है फिर कर्व आ जाता है। इसको हम क्यूरीज लॉ कहते हैं, क्यूरीज लॉ, काई एम इक्वल टू सी बाई टी। ये याद ओके सर। रखना है। हाँ, अब मैं इसमें और था आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो कहाँ गए? मोस्टली हमने केमिस्ट्री में भी शायद पढ़े, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। सर पता नहीं सर ये वाले थे या कोई और थे, लेकिन पढ़ा तो है पैरा और कोई डायमैग्नेटिक। बात नहीं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म आ जाता है इसमें।
जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइट मैग्नेटिज्म आ जाता है, उसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, विच डेवलप फेवरेबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और ये मैग्नेट से स्लाइटली रिपेल होते हैं और मैग्नेट के स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ इनकी टेंडेंसी होती है मूव करने की। ये सब एग्जांपल्स हैं। अब याद कर लो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हुए? ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और वो मैग्नेटाइजेशन बहुत स्मॉल होता है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। यहां तक समझ में आया? यस सर। ये उसके एग्जाम्पल हैं, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एसटीपी पर वाटर, सर ये जेई में पूछता है? जेई में तो ये बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के सर लिए बोर्ड से तो हटा दिया है, सिलेबस का रिड्यूस हुआ है ना सर, हटा दिया है। पक्का हटा दिया है। और तो यस फिर सर, मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूँ मैं आपको। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि फिर आप लोग बोलेंगे ये वाले अभी नहीं सर पढ़ाए। लेकिन ये तो सीबीएसई के लिए हटा है ना? हाँ, इसलिए कंपटीशन के लिए कर लो, अगर बाई चांस बेसिक क्वेश्चन आ गया कंपटीशन कोई। के लिए तो आएगा। हाँ, तो एक बार बेसिक बेसिक कर लो, अगर कोई बाई चांस दे दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्लाइटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनमें स्लाइट मैग्नेटाइजेशन होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन आ जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे हमारे पास 3 तरह के सब्सटेंस हैं। पैरामैग्नेटिक में देखें एग्जांपल, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये तो रटने वाला है, मतलब क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुए हैं जिनसे हम मैग्नेट भी बनाते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, यानी जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रखने से, उनमें स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। अगर हम ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में याद करें तो इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है, यानी अराउंड 1000 के आसपास है, जैसे आयरन के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। म्यू आर जो होती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू आर वो 1000 के करीब होती है। ऐसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक के लिए 1 से स्लाइटली ग्रेटर होती है। डायमैग्नेटिक के लिए 1 से स्लाइटली कम होती है म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम और म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। इनका जो रेशियो हुआ ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट्स में ये होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर। तो म्यू आर की वैल्यू 1 से स्लाइटली कम होती है। और ससेप्टेबिलिटी के टर्म्स में देखें तो ये वेरी वेरी स्मॉल डेसिबल में होती है और माइनस में होती है डायमैग्नेटिक। ससेप्टेबिलिटी पैरामैग्नेटिक के लिए वेरी वेरी स्मॉल डेसिबल में होगी, वेरी वेरी स्मॉल 1 से बहुत छोटी और पॉजिटिव होती है। और इसके लिए तो ससेप्टेबिलिटी भी लार्ज है और म्यू आर भी वेरी वेरी लार्ज है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, ये सब एलॉयज एल्निको जिनसे मैग्नेट बनती है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप बताओ मुझे, यहाँ तक आया समझ में आपको? यस सर। मैं इनमें से कुछ की प्रॉपर्टीज ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उनके लिए प्रॉपर्टीज है उनकी। ये कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कंप्लीट कर लें, बाय चांस कोई जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आया तो हम कर सकते हैं।
when placed in external magnetic field diamagnetic substance develops feeble magnetization in opposite direction, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, इस फील्ड में हमने ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, यानी नॉर्थ पोल ये बन गया, साउथ पोल ये बन गया, और स्लाइट मैग्नेटाइजेशन आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये रिपेल करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से बच के आ रही है, इससे रिपेल हो गई आ रही है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ। और इससे पहले ये क्यूरीज लॉ वो हमने पैरामैग्नेटिक के लिए देखा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनके लिए क्यूरीज लॉ ये है। ये टी क्रिटिकल टेम्परेचर है टीसी, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं अगर उसको हीटअप करें। तो हीटअप करने से क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो डोमेन्स की वजह से होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन है और उन सबका मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है, यानी वो अलाइनमेंट होता है उनमें। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट है वो टेम्परेचर बढ़ाने से डिस्टर्ब हो जाता है, सारे डोमेन डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाए उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, टीसी। और टी ये एक्चुअल टेम्परेचर है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टेबिलिटी का लॉ ऐसा हो जाता है, सम कांस्टेंट अपॉन टी माइनस टीसी। क्यूरी वेस्ट लॉ भी कहते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ। किसी को डाउट है तो बोलो। जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में पोल इंड्यूस से आते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उसके अंदर से रिपेल होने लगती हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर स्लाइटली लेस हो जाता है। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके अंदर वो स्लाइटली कम हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ के पोल के पास स्ट्रॉन्ग होता है, उससे दूर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास रखें तो स्ट्रॉन्ग से वीकर की तरफ मूव करने लगता है, स्ट्रॉन्ग की तरफ कम हो गया, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक था वहां पे ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, यानी स्ट्रॉन्गर से वीकर सेक्शन की तरफ मूव करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन है लेकिन कोई बात नहीं, सब तरह की चीजें करनी है। और जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के मटेरियल को अगर हम सस्पेंड कर दें थ्रेड से तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लेता है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको अगर हैंग कर दें स्ट्रिंग से तो नॉर्थ साउथ के बीच में ये 90 डिग्री पर अपने आप को अलाइनमेंट कर लेता है। और जैसे कि अभी पढ़ा था, इनकी जो ससेप्टेबिलिटी है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीक मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर लेता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। और ससेप्टेबिलिटी M/H बहुत ही स्मॉल है, 1 से वेरी वेरी स्मॉल, और नेगेटिव है, इसलिए -0.00015, यानी वेरी वेरी स्मॉल। और जो μr होता है, μr होता है 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, यानी वो 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू इंटू एच, एच हमने जो भी अप्लाई किया उससे स्लाइटली कम हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से कम है।
अब मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है? किसी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो फिर बताओ। नो सर। ये एक दो की कर लें, फिर बाकी सबकी प्रॉपर्टी इसी तरह की सिमिलर होंगी तो वो फास्ट हो जाएगी। एक पूरी कर लेते पहले। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, जैसे ये 1 प्लस काई एम होती है, तो ये पॉजिटिव है लेकिन 1 से कम है डायमैग्नेटिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी माइनस में हमने, तो 1 प्लस लेस देन 1 हो गई। ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो ससेप्टेबिलिटी हमारी कांस्टेंट नेगेटिव है एक तो, और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस lasts so long as the magnetizing field is applied। जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा तभी तक मैग्नेटाइजेशन रहता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये तो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। मेटल को अगर हम एक, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, उससे ज़्यादा कूल कर दे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है उसमें, और उस टाइम पर वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे जाता है। इसको आप मेसनर इफेक्ट कहते हैं, ये एडिशनल। ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने डायमैग्नेटिज्म की पढ़ी है, पैरामैग्नेटिक के लिए ये सारी रिवर्स हो जाएंगी, ये सारी कन्वर्स हो जाएंगी। यानी जल्दी जल्दी मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा। When placed in external magnetic field, तो इसमें फीबल मैग्नेटिज्म आ जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नॉर्थ साउथ के बीच में हमने रखा तो सेम डायरेक्शन में स्लाइट मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होने लगती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कंसंट्रेशन ये स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। यही सेकंड प्रॉपर्टी है। जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स, तो कंसंट्रेशन स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, यानी दे प्रेफर टू पास थ्रू दिस गिवन मटेरियल। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। और ये बताया गया है कि म्यू नॉट की वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, इसलिए स्लाइटली मोर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, जिसमें हम रखते हैं उससे स्लाइटली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंड्यूस हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। जो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उससे स्लाइटली मोर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखने से वो वीकर से स्ट्रॉन्गर, ये वीकर है बीच में मैग्नेटिक फील्ड, और पोल के पास फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो ये उल्टा मूव करता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के मोशन से इसका ऑपोजिट मोशन। और अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम सस्पेंड कर दें, थ्रेड से हैंग करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइनमेंट कर लेता है। ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव लेकिन वेरी वेरी स्मॉल है, पाई 1.8 10⁻⁻⁶, यानी इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसलिए 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगी।
और ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमने ऑलरेडी क्यूरीज लॉ पढ़ा था, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे हम क्यूरीज लॉ और ये क्यूरी कांस्टेंट है। यहां तक कोई डिफिकल्टी? क्लास सो तो नहीं रहे आप लोग? नो सर, हाँ, टॉपिक भले ही बोलेंगे लेकिन सो नहीं रहे सर। क्या क्या हो रहा है? नथिंग सर। हाँ, ये सब कोर्स में भाई, इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है थोड़ा, ये लर्न करने वाला मटेरियल है। और ये यस सर। ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Intensity of magnetization is proportional to the magnetizing field. इसलिए susceptibility and permeability do not show any variation with magnetic field. Magnetic field के साथ कोई चेंज नहीं है। और इसमें भी ऐसी होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। जितने टाइम तक हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उतने टाइम तक ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस रहता है। जो भी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक पड़ी है उनको हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगी, वही सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका म्यू वेरी वेरी लार्ज है। इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेट, जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं उस वो बनाने में भी यूज करते हैं, और परमानेंट मैग्नेट, दोनों में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर, पैरामैग्नेटिक की तरह वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव करता है। अगर हम किसी रॉड को हैंग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइनमेंट हो जाता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा मान ले रहा हूं मैं। यस सर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is proportional to magnetizing field intensity H. For moderate value of H, M increases rapidly and then finally attains constant value for large H. यानी मैग्नेटाइजेशन का सैचुरेशन कहलाता है, जितना मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो सकता है वो हो जाता है अगर हाई इंटेंसिटी लगा दें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। ससेप्टेबिलिटी अभी तक हमें याद ही हो गया, M/H, और इसकी वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, सेवरल थाउजेंड। M इज वेरी वेरी लार्ज, इट इज ऑर्डर ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑल्सो बाय M। रिलेटिव परमेबिलिटी जो कि 1+chi_m है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, इसकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है, और ये आयरन के लिए 1000 गिवन है। ये भी सेवरल थाउजेंड के आसपास होती है, न्यू आयरन के लिए 1000।
और क्यूरी बेस लॉ अभी हमने पढ़ा था ससेप्टेबिलिटी का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, कांस्टेंट अपॉन टी माइनस टी सी। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, और उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टेबिलिटी इस रूल से और कम होती जाती है। ये वही क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर है जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स नॉट ओनली मैग्नेटाइजिंग फील्ड बट पास्ट मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल हिस्ट्री ऑफ द मेटेरियल, यानी उससे पहले कितना मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रखा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बेसिस पर हम हिस्टैरिसीस लूप बाद में पढ़ेंगे। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा देने के बाद भी रहेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज दुखी होके पढ़ी है आज। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपने, हाफ हेक्सागन वाला। अच्छा ठीक है, वो ले लेता हूँ पहले। सर उसमें साइड कैसे निकालेंगे? अच्छा साइड गिवन है क्या हमें? साइड तो गिवन है तभी तो निकालेंगे, ओके नहीं तो सर, हो गया सर, हो नहीं तो गया, मैं फिर भी तो हो नहीं गया, कर पाऊंगा। हाँ मैं भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो हो गया वो। हो गया। तो मैं आपको नया क्वेश्चन दे दूंगा एक। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार पढ़ो, ये ट्राई करना है आपको। 10 मार्क्स में आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में? 10 मार्क्स, 10 नंबर। सर ये कौन से मार्क होते हैं सर? ये तो पहली बार सुना है ऐसा क्वेश्चन। हाँ पहले सब्जेक्टिव भी आते थे ना बीच में, कभी भी सब्जेक्टिव अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे अच्छा। देते हैं ना वो, तो इसलिए आईआईटी का ऐसी है। और अगर सब्जेक्टिव नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, इसको पैराग्राफ में देके 2 ऑप्शन दे देंगे, तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देंगे इसमें। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करते हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। तो ट्राई कर रहे हैं आप लोग ना पहले। यस सर, ट्राई करें। हाँ, आपको ओसी एक ओसी वायर रखा है, उसके ऊपर करंट फाइंड करना है। ओसी के ऊपर नेट फोर्स, उसी में करंट गिवन है, नेट फोर्स निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी निकालना है, पर पहले फर्स्ट पार्ट करें।
सर पढ़ लिया। हाँ ट्राई कर रहे हैं या हेल्प लेंगे या मुझे बताएंगे मेथड कैसे करेंगे? पहले मेथड बता दो एक बार, कौन सर बताएंगे? पहले ए और बी की वजह से वायर पे करंट फोर्स निकालेंगे। हाँ पहले फोर्स निकालनी है, तो कैसे निकलेगी फोर्स? सर फोर्स निकली। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ। यस सर, यस सर, हाँ, एक सेकेंड वो कैसे? फिगर आउट कर रहा हूँ। हाँ एफ इज इक्वल टू आई एल बी वाले फॉर्मूले से। अच्छा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालेंगे हम ए और बी की वजह से? कैसे करेंगे, कहाँ पे निकालेंगे? सर ओसी पर। ट्राई करो। सर अच्छा ओ से लेके सी तक निकालेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल तक के लिए, अगर हाँ छोटा सा पॉइंट लें। हाँ, ओ से सी के बीच में, ओ से एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट लेके पहले वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर उससे देखो फोर्स निकालो, फिर मुझे बताओगे एक्सप्रेशन क्या बना। ठीक है? हाँ तो ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग अभी? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। हाँ यस सर। सर एक्सटेल हम्म, कुछ नहीं सर। हाँ सर लेकिन डीएक्स एलिमेंट ले लिया मैंने, लेकिन करंट तो सेम रहेगा ना उसमें?
हाँ करंट सेम रहेगा। आपको तो ओ से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना आया और किस यस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी हिंट नहीं देना है ना मुझे, अभी ट्राई कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ सर राइट साइड आएगा फोर्स, नहीं, सी पर। सर प्लेन के अंदर आएगा फोर्स। नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। यस सर। नहीं, चेक कर लो, चेक कर लो। नहीं। सर ये जो वायर्स रखी हैं ए और बी, हाँ, सर ये कैसे है, मतलब इनमें जो करंट जा रहा है इनकी पोजीशनिंग हल्की सी बता दो सर एक बार जरा। ये क्रॉस लग रहे हैं ना, मतलब इसमें करंट इनसाइड जा रहा है। सर फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड आएगा। नहीं, वो भी नहीं आएगा। सर डाउनवर्ड्स। हाँ, डाउनवर्ड आएगा नेट। दोनों का अलग अलग निकाल के उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, वही तो आप मुझे समझाओगे। यहाँ पे देखो, वायर ए एंड बी ईच कैरी ए करंट आई इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन से ही समझना है ये, है ना। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें करंट नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, इसमें भी नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड जा रहा है करंट। इसमें करंट ओ से सी की तरफ जा रहा है। बी की वजह से बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अगर ये पॉइंट में पी मान लेता हूँ, ये पी है पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से किधर आएगा। सर राइट साइड। इधर एक्स की तरफ। यस सर। नहीं, सर नीचे की तरफ। वर्टिकली डाउनवर्ड। स्लैंट थोड़ा सर, स्लैंट। सर नीचे की तरफ। है नीचे की तरफ। नीचे मतलब वही तो नीचे हुआ ये। यस सर। ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ये कह रहा हूँ मैं, ये यस सर, माइनस वाई सर एक्सिस। स्लैंट, स्लैंट जाएगा थोड़ा। स्लैंट मतलब कितना स्लैंट, किधर जाएगा। सर ये जो थीटा एंगल बना रहा है ये उस एंगल पे ही समय जाएगा। थीटा तो यस यही सर। मैंने भी। सर अगर ले लेते हैं हम, ना सर फिर। सर ये जो लाइन ज्वाइन करी है अभी इसे थीटा ले ये लें यहाँ इसके थीटा एंगल। ले लिया मैंने, चलो। तो आप सर कहाँ गए। इतने एंगल पे स्ट्रेट निकल जाएगा। बी से एंगल थीटा पर। यस सर। गलत गलत गलत। इसमें करंट इनसाइड जा रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। सर सॉरी, थीटा से थोड़े ज्यादा एंगल पे वो जाएगा उस तरफ, ए की तरफ। हाँ, थीटा से कम ज्यादा नहीं। बीपी से एंगल बता सकते हैं क्या, बीपी से कितने एंगल पर होगा, एग्जैक्ट एंगल पता है हमें। 90 डिग्री। हाँ, तो ये क्यों नहीं बोलते हम, ये रेडियस है ना। यस सर। यस सर। ये देखो, ये बी अगर मैं ये वायर ले, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद। सर पॉज हो गई।
हेलो सर। रुक जाओ बेटा, आ रहे हैं सर। ओके सर। आ गए सर। हम्म। तो यहाँ पर जो हमने देखा ना, ये क्लॉकवाइज है। यस सर, नीचे। तो यहाँ से जो भी हमारी रेडियस होगी ना, ये हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार कंफ्यूजन आ रहा है। ये रेडियस है, तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये बी से पी तक रेडियस हो गई इससे 90 डिग्री पर। सर फील्ड होगा ना 90 डिग्री पर। हाँ, ये फील्ड की डायरेक्शन हुई। तो ये अगर एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये वाला। यस सर। तो इसलिए वर्टिकल से कितना होगा, वर्टिकल से एंगल थीटा। थीटा होगा। तो ये बी की वजह से आया। अब इसी तरह ए की वजह से निकालेंगे। इसी तरह ए की वजह से किधर होगा वो देखेंगे अब। ए से पी सर तक। एक की वजह से राइट में जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये स्लाइटली डाउन। तो ए पी जो आएगा ना, ए पी से 90 डिग्री पर,
ए पी जो है ना उससे एग्जैक्ट निकालना है ना हमें, तो यस सर 90 डिग्री। तो ये इधर आएगा इधर। और अब ए पी वाला है वो भी सेम एंगल पर है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ इधर, ये समझ में आ रहा है ये वाला यहाँ पे। यस तो ये वाला एंगल अगेन थीटा ही आएगा। तो अब ये ऐसा हो जाएगा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल से थीटा थीटा पर होंगे। तो बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा, और साइन वाले कैंसिल हो गए। बी कॉस थीटा और ए साइन, अच्छा बी मैग्नेटिक फील्ड लिया है। बी बी दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बी बी ले लिया हमने, है ना। तो ये इनके जो कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे वो। यस सर। तो टू बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट आ गया, यस सर। और dx ये लेंथ ले लेंगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन में। तो अब देखेंगे इसमें फोर्स किधर लगी। सर नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। हाँ, तो अब वो फोर्स आएगी, और ऐसे ये बी हर जगह हर एक्स पे अलग अलग, क्योंकि एक्स के टर्म्स में आ रहा है ना, ये डिस्टेंस जो बी पे डिस्टेंस होगा ये एक्स के टर्म्स में आएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है ये बी पी। यस सर। यस सर। तो ये एक्स के टर्म्स में आएगा ये वाला डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल आ रहा है, और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से रख लेंगे इस ट्राइंगल से। कॉस थीटा की वैल्यू, तो हम बी जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया इंटू आई इंटू डी एक्स उसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to L। तो वो जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है ना, पहले एक्सप्रेशन बना के बता दो मुझे, ये बन गया। सर आई कॉस थीटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा। नहीं, देखो अभी ये 2 cos थीटा हो रहा है, और उसकी वैल्यू रखो cos थीटा की वैल्यू भी पहले। सर बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ये बी की वजह से इसकी वजह से यस। दोनों की वजह से सेम ही आएगा ना, बीपी और एपी डिस्टेंस तो सेम ही है ना ये। यस सर। तो बी की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। आर की ठीक है जगह ये आ सर, गया ठीक है, बीपी। हाँ वो ही कर रहा था सर। हाँ, और फिर 2b cos थीटा लो, फिर आई इंटू डी एक्स करो। फिर मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन के बाहर क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, फिर करेंगे क्वेश्चन। सर एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है इंटीग्रेशन में। हाँ, इंटीग्रेशन में ये फंक्शन आएगा। और यही है ना बाहर सर? हाँ यही है, और बाहर आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई। 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। नहीं नहीं, अब गलत कर दिया हमने वो, और मुझे मालूम है कहाँ मिस्टेक की, बताऊं। सर 2 टाइम्स होगा ना, 2 भी कॉस थीटा होगा वहां पे। तो ये तो लिया है ना तुमने। सर वो नहीं लिया था। नहीं लिया। हो गया म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई। हाँ सर अब 1 सेकेंड में निकाल रहा हूँ।
सर म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई लॉग ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट तो ये बचा बता है, दो कि फोर्स की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन कैसे आई? मैग्नेटिक फील्ड नीचे और करंट राइट साइड में। ओके सर, ओके आ गया। तो एल क्रॉस बी, हाँ एल क्रॉस बी लगाएंगे। जे आई माइनस के हो गया, ठीक है सर। हाँ, और ये जो अभी करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दे तो ये अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सर करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने से बी में फर्क क्या पड़ेगा? खाली अच्छा, बी में अगर अपोजिट कर दे तो सर वो तो रिजल्टेंट में फर्क आएगा बस, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। हाँ, तो उससे क्या चेंज आएगा वो फिर अभी सोचना पड़ेगा। सबका आंसर आ गया क्लास में या बाकी रहा अभी? यस सर, आ गया। आ गया सर। और अगर बी की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से जो नीचे था इसकी जगह ऊपर आ जाएगा, इधर ऊपर। ये समझ में आ रहा है? ये यस सर, एंड की वजह से क्लॉकवाइज जो, हो जाएगा ना वो। हाँ इधर की जगह ये ऊपर चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का कंपोनेंट अब करंट के डायरेक्शन में आ जाएगा नेट। मैग्नेटिक फील्ड करंट के पैरेलल आ जाएगा। यस सर। इसकी वजह से फोर्स कैसे निकालेंगे अब? सर वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा शायद, थीटा निकाल के। कोई बता रहे क्लास में, कोई और? अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए तो एल क्रॉस बी जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर, फोर्स जीरो। तो जीरो फोर्स हो जाएगी। ओके सर। हाँ, सेकंड पार्ट में फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक है। ओके यस सर। सर। आज यहीं तक कर रहे हैं, मैं क्लास आज यहीं वाइंड अप करता हूँ। ओके ओके सर।